हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज आइकन इंडिया पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मनी एंड मनी सप्लाई। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल सिंसियरली सजेस्ट यू दैट वी हैव अपलोडेड एन इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। द यूनिट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ मनी एंड बैंकिंग। हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग की यूनिट का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो हमने अपनी चैनल पर अवेलेबल कराया है, पहले उसे आप देखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि इस पूरी यूनिट के अंदर किस तरह से चैप्टर्स का डिवीज़न है और किस तरह से कंटेंट अवेलेबल कराया गया है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उसे देखें। अगर आप नहीं देखते हैं तो वो आपकी इच्छा है, अदरवाइज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट। लेट्स गेट ऑन विद इट। इसके बाद मैं आपको बोल चुका हूं, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे चैप्टर के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। फॉर द स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी मनी एंड बैंकिंग की जो यूनिट है, इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं। एक हमारा मनी एंड मनी सप्लाई, जिसके साथ हम आज बातचीत शुरू करने वाले हैं, और दूसरी जो हमारी यूनिट है उसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग की यूनिट हम इसके बाद डील करेंगे। अगर हम इस चैप्टर को देखें, मनी एंड मनी सप्लाई का जो हमारा चैप्टर है भाई, इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, 4 टुकड़ों में डिवाइडेड है ये। पहला जो इसका पोर्शन है वो है बार्टर सिस्टम और उसकी समस्याएं एंड इट्स प्रॉब्लम्स, क्या ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के। सेकंड जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कंसेप्ट ऑफ मनी। थर्ड इज़ फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या काम मुद्रा करती है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मनी सप्लाई। इंपॉर्टेंट क्यों है? इस चैप्टर के मानिंद देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप आगे के चैप्टर्स के बारे में देखें, आगे जो हमें चीज़ें पढ़नी है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ये रिलेटेड मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप बार मनी सप्लाई का टर्म हमें बार बार सुनने को आने वाले चैप्टर्स के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात, यूनिट की बात, थोड़ी सी चैप्टर की बात कि कहानी कहाँ जाएगी। अब शुरू करते हैं हमारी बेसिक कहानी। आज जो हम 2 टॉपिक आपके लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, मैं आपके लिए लेकर जो आया हूँ वो है बार्टर सिस्टम, दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। पहला टॉपिक है भाई चैप्टर का। और दूसरा हमारा कंसेप्ट है, क्या नाम है भाई, कंसेप्ट ऑफ मनी, मुद्रा की अवधारणा, कि मुद्रा का क्या तात्पर्य है, मुद्रा का क्या अर्थ है। ये दोनों चीज़ें हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। सो टू गेट स्टार्टेड हम शुरू करते हैं बहुत सिंपल चीज़ों के साथ। सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई बार्टर सिस्टम क्या होता है। वस्तु विनिमय पद्धति, हमने हिंदी में भी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि अक्सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस तरह का ध्यान नहीं दिया जाता उनके ऊपर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी प्रॉपर कंसिडरेशन मिले हमारे चैनल पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस टर्म की बात करनी है वो है बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय पद्धति। एक डेफिनेशन हमने लिखी है। डेफिनेशन क्या कहती है? क्या सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक प्रणाली है किस चीज़ की? एक्सचेंज की। एक्सचेंज यानी हिंदी में क्या कहेंगे? लेन देन की, लेन देन करने की एक प्रणाली है। किसी चीज़, लेन देन क्या होता है ये तो सबको पता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना और उसके बदले में कोई चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को देना, इसे हम क्या कहते हैं? लेन देन कहते हैं भाई। और आगे क्या कहता है कि इन विच, जिसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स, जो हमारे क्रेता और विक्रेता हैं, ठीक है, जो 2 व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज देयर गुड्स। एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जिसके अंदर 2 व्यक्ति, बायर्स एंड सेलर्स, क्या करते हैं? आपस में वस्तुओं को ही एक्सचेंज करते हैं। किसी चीज़ को अगर ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है या क्या आपको देना होता है, वो कोई ना कोई वस्तु ही होती है। ये भाई इसके बारे में, वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर था हमारा जिसके अंदर हम मनी वगैरह की बात हम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। जिन्हें नहीं समझ में आई कि एक्चुअली अभी भी बार्टर सिस्टम क्या है, तो उनके लिए हम एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करते हैं कि 2 व्यक्तियों के नाम लेते हैं, 2 व्यक्तियों का इमेजिन करते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है गब्बर और एक का नाम है मोगैम्बो। दोनों बड़े मशहूर हमारे विलन हैं, सब पहचानते हैं उन्हें मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उनके लेकर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि गब्बर को ज़रूरत है चीनी की और वो बेचता है जूते। तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई? मार्केट के अंदर जाएगा, बेचता क्या है? वो जूते बेचता है, तो जूते लेकर वो मार्केट के अंदर जाएगा चीनी खरीदने के लिए, क्योंकि मनी, बार्टर सिस्टम के अंदर क्या है? मनी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति को प्रदान करनी पड़ेगी, दूसरे व्यक्ति को देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारा दूसरा जो व्यक्ति है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, उसका नाम क्या है? मोगैम्बो। तो मोगैम्बो को हम मान के चलते हैं कि भी उसे जूतों की ज़रूरत है और वो बेचता क्या है? चीनी बेचता है।
तो जब मोगेम्बो और गब्बर आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, उन दोनों की ज़रूरत की चीज़ आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। गब्बर जो है वो क्या करेगा, मोगेम्बो को जूते दे देगा और मोगेम्बो गब्बर से क्या प्राप्त करेगा, चीनी प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से हमारा बार्टर सिस्टम काम करता है कि दो व्यक्ति हैं, एक की ज़रूरत की चीज़ दूसरे के पास है, दूसरे की ज़रूरत की चीज़ पहले के पास है, तो दोनों वस्तु क्या करेंगे, वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। इतना सिंपल सा इसका मतलब है और इतने ही इसी तरीके से पूरा सिस्टम काम करता था। ठीक है, अब बात ये आती है कि भी बार्टर सिस्टम इतना आसान, इतने सरल शब्दों में हमने एक्सप्लेन कर दिया यूँ चुटकी बजा के, ठीक है, कि भाई दो व्यक्ति हैं आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज करेंगे, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। तो इतना सिंपल ही है, तो आखिर इसे हमने चेंज क्यों किया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, ऐसी क्या समस्या हो गई, ठीक है, कि हमें इसे चेंज करना पड़ा और इसकी जगह हम क्या लेकर आए, क्या यूज़ करना हमने शुरू कर दिया, मनी। क्या यूज़ करना हमने शुरू कर दिया, मनी। क्यों किया, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थी, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी जिनको किसी भी व्यक्ति को फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे बचने के लिए हमने क्या किया, मनी का इन्वेंशन किया और मनी का यूज़ करना स्टार्ट किया। मनी के बारे में आगे पढ़ने से पहले हमें ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि क्या क्या समस्याएं हमारे बार्टर सिस्टम के साथ थी। तो गेट ऑन विद इट, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इतनी घबराने की कोई बात नहीं, आसान शब्दों में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब क्या है भाई इस बात का, बड़ा टिपिकल टर्म लगता है सुनने में, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कुछ मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा सेंटेंस से। लेकिन अब ये समझिए, हम एग्जाम्पल हमने पहले कौन सा लिया था, गब्बर और मोगेम्बो के ट्रांजेक्शन का, ठीक है, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल हम दोबारा से उठाते हैं। मोगेम्बो और गब्बर आपस में ट्रांजैक्शन तभी कर पाए जब एक की ज़रूरत की चीज़ दूसरे के पास थी और दूसरे की ज़रूरत की चीज़ पहले के पास थी। तो दोनों की आवश्यकताएं जब पूरी हो रही थी तभी क्या हो पाया, ट्रांजैक्शन हो पाया, तभी लेन देन संभव हो पाया। परंतु अगर किसी भी एक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो बार्टर सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन करना संभव नहीं होता है। बात क्या, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए गब्बर मार्केट के अंदर जाता है, ठीक है, और उसे बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, उसे मिलता है जय मिलता है, उसे वीरू मिलता है, उसे अनिल कपूर मिलता है, उसे मिस्टर इंडिया मिलता है, ठीक है, तो ये सारे लोग उसे मार्केट के अंदर मिलते हैं। परंतु इन व्यक्तियों के पास या तो वो चीज़ है जो उसे चाहिए नहीं, या फिर वो कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हैं जो कि गब्बर के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी कि गब्बर को खरीदनी क्या थी, चीनी खरीदनी थी, ठीक है, और वो बेच क्या रहा था, जूते। हो सकता है एक व्यक्ति उसे मिले, मान लीजिए उसे जय मिला, ठीक है, मार्केट के अंदर गब्बर गया, उसे जय मिला, तो जय कहता है कि भाई मैं चीनी तो तुझे बेच दूंगा, बट मुझे बदले में क्या चाहिए, मुझे बदले में तेल चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, गब्बर के पास तेल नहीं है, तो गब्बर जय के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए फिर वो आगे गया, वहाँ उसे मिस्टर कौन मिला, मिस्टर इंडिया मिला, ठीक है, तो अब मिस्टर इंडिया से उसने पूछा भाई ऐसे ऐसे मुझे तो चीनी चाहिए और बदले में जूते बेच रहा हूँ। तो क्या, अब मिस्टर इंडिया क्या कहता है कि भाई मुझे जूते तो चाहिए बट मैं बदले में चीनी नहीं दे सकता, मैं तो तुम्हें गन्ने दे सकता हूँ। तो इस तरह की कंडीशंस क्या हैं, इस बार्टर सिस्टम की उस ट्रांजैक्शंस को, एक्सचेंज को कठिन बना देती हैं कि भी वहाँ पर ट्रांजैक्शन आसानी से नहीं हो सकता। आपको हमेशा ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो कि आपकी ज़रूरत को पूरा करता हो और आप उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आवश्यकताओं, दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए जिसका नाम हमने रखा था गब्बर और व्यक्ति बी मोगेम्बो, तो दोनों की आवश्यकताएं जब पूरी होंगी, जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा, तभी कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगी। तो इससे असर क्या पड़ता है, इससे असर ये पड़ता है कि भी किसी भी एक्सचेंज को करने से पहले, कोई भी सामान खरीदने बेचने से पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस, एक बड़ी मेहनत लगती है क्या करने में, एक एक्चुअल व्यक्ति ढूंढने में जिसके साथ ट्रांजैक्शन संभव है। दूसरी चीज़ कि इसकी वजह से नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। हर एक व्यक्ति के साथ आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, 20 व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली समस्या है, ठीक है जी, बहुत सिंपल, समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल मज़ेदार लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू, हिंदी में क्या कहता है कि मूल्य के संग्रह में कठिनाई। कहने का तात्पर्य क्या भी, वैल्यू का मतलब क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। तो वैल्यू को हिंदी में हमने लिखा है मूल्य,
अगर नॉर्मल टर्म्स में समझें, आगे की जो समस्याएं हैं, पहले मैं अब एक बात बता दूं आपको कि आगे की जो समस्याएं हैं हमारी, उन सबको हम डील करेंगे दो कंडीशंस में, एक जब मनी अवेलेबल है और एक जब मनी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट को उठाकर चलते हैं स्टोरेज ऑफ वैल्यू को। अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है, या हम कहें अगर आपको कोई ऐसी चीज़ स्टोर करनी होती है जिसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो आप किस चीज़ को स्टोर करते हैं? आप पैसे को स्टोर करके रख लेते हैं या कोई सामान ही स्टोर करके रखते हैं? पैसे को स्टोर करके रखते हैं। मान लीजिए हमें 2 लाख रुपए हमने स्टोर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 2-2 हज़ार के हमने 100 नोट ले लिए, एक गड्डी बना ली और उसे जेब में रख लिया, बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, ये जेब में के अंदर हमने पैसे डाल लिए, बिल्कुल सेफ़। ठीक है, ये बिल्कुल नज़र रख सकते हैं, पास में है, उसको कैरी करना आसान है, सारी चीज़ें। लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा बार्टर सिस्टम की। मनी की सिचुएशन में देखा बड़ी आसानी से भाई 2 लाख रुपए का सामान हम जेब में रखकर चल सकते हैं। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम होगा तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर मनी एग्जिस्ट नहीं करता, मनी नहीं है भाई, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब गब्बर को या फिर मोगेम्बो को वही चीज़ें अपने पास स्टोर करनी पड़ेंगी जो कि वो बनाते हैं। जैसे कि गब्बर क्या बना रहा था भाई, याद रखो, जूते बना रहा था गब्बर। तो गब्बर को क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा गोदाम लेके उसके अंदर 2 लाख रुपए के जूते स्टोर करने पड़ेंगे। अब ये बताइए मुझे कौन सा आसान है, जेब में 2 लाख रुपए रख लेना या फिर 2 लाख रुपए का सामान रखने के लिए प्रॉपर गोदाम लेकर उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी केयर के साथ उसे वहाँ पर रखना। तो ये बात बड़ी सिंपल सी हमें नज़र आती है कि भी मनी की सिचुएशन में स्टोरेज ऑफ वैल्यू को स्टोर करना आसान है और बार्टर सिस्टम की कंडीशन में उसे स्टोर करना कठिन है। बिकॉज आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसलिए हम क्या कहते हैं? डिफ़िकल्टी, कठिनाई। आगे थर्ड पॉइंट क्या है, इससे संबंधित है, रिलेटेड है भाई। क्या कहता है? डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जिस तरह से स्टोरेज ऑफ वैल्यू था कि वैल्यू को स्टोर करना, अब क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पर वैल्यू को भेजना है। ठीक है, मान लीजिए हम कहानी में एक और ट्विस्ट ले आते हैं, एक और चेंज हमने कर दिया कि मान के चलिए गब्बर की होगी शादी। ठीक है, अब गब्बर काम करने चला गया किसी कारण से शहर में। उसकी बीवी ने उसे फ़ोन किया कि भाई ऐसा है गब्बर जी, हमें घर में ये सामान ख़त्म हो गया है, आप हमें क्या करिए, वैल्यू भेज दीजिए, मूल्य भेज दीजिए। अब इस प्रॉब्लम को गब्बर से हम सॉल्व करवाएंगे 2 कंडीशन के द्वारा। एक कंडीशन मनी की सिचुएशन है, जब मनी एग्जिस्ट करता है, और एक जब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो मनी की कंडीशन में क्या है? अभी हम मॉडर्न टाइम ले लें तो हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। हम पेटीएम के थ्रू पैसे भेज सकते हैं, हम क्या छोड़िए गब्बर के बोलते हैं, गब्बर पेटीएम से पैसे भेज सकता है, गब्बर यूपीआई यूज़ कर सकता है, गब्बर अपनी बीवी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा सकता है, उसे भीम ऐप के थ्रू पैसे भेज सकता है, फ़ोन पे के थ्रू पैसे भेज सकता है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, कैसे भेज दो, बहुत आसान काम है। दिल्ली से जहाँ मर्जी, पाकिस्तान में है उसका घर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रामगढ़ में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमिलनाडु में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसानी से पैसे भेज सकता है। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम है तो क्या होगा? गब्बर किस चीज़ का काम करता है? जूतों का। तो जूतों को क्या करना पड़ेगा? उसे प्रॉपर ट्रक में लोड करवा कर तब उसे भेजेगा। तो वहाँ पर क्या होगी? कठिनाई होगी, उसे ट्रक वाले को बात करनी पड़ेगी, उसे पूरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उठाना पड़ेगा, सारे में ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर जब वो जूते वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद उसकी बीवी को जूते बेचने पड़ेंगे, तब जाकर वो सामान खरीद पाएगी। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या हो जाता है? एकदम से कठिन हो जाता है, मुश्किल कहानी हमें लगती है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। 4th पॉइंट पर आ जाते हैं। 4th पॉइंट क्या है हमारा? नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब भाई कॉमन यूनिट क्या होता है? कोई बता सकता है? अगर नहीं पता तो बड़ी ही गंभीर समस्या है, पता होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, 12वीं में आ गए हैं। कॉमन यूनिट का मतलब होता है कि भी कोई चीज़, कोई एक यूनिट जिसके द्वारा हम किसी एक चीज़ को नापते हैं। जैसे कि हाइट नापते हैं, किसमें? हम सेंटीमीटर्स में नापते हैं आमतौर पर, इंसानों की अगर हाइट होती है तो। ठीक है, अगर हमें लेंथ नापनी होती है तो हम मीटर में या किलोमीटर में नापते हैं किसी चीज़ की लेंथ। अगर हमें वेट नापना होता है किसी चीज़ का तो हम ग्राम्स में, किलोग्राम्स में नापते हैं। तो ये क्या है? कॉमन यूनिट है जिसमें हम आम तौर पर उन चीज़ों को मेज़र करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ की वैल्यू मेज़र करनी होती है तो मनी, अभी क्या होता है, अभी करंट कंडीशन में देखें, आप कोई सामान खरीद के लाए, आप एक शर्ट खरीद के ले आए, ठीक है, तो आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये कितने की है, कितना पैसा तुमने खर्च कर दिया, कितने की लाया है, कहाँ से लाया है, ऐसा सब पूछेंगे। तो तुम बताओगे भाई 700 रुपये की है, या 500 रुपये की है, 800 रुपये की है, 20 रुपये की है, ऐसे बता रहे हो। ठीक है,
कि मैं तो चोरी करके ले आया, ठीक है, इलीगल बातें नहीं करेंगे, गलत बात, ठीक है। तो बेसिक बात ये है कि भी हम क्या करते हैं, उसकी एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, कुछ वैल्यू बताते हैं कि ये 700 रुपये के बराबर ये शर्ट हमने खरीदी है। कॉमन यूनिट है, सब पहचान जाते हैं, सब मान लेते हैं कि अच्छा इतनी इसकी वैल्यू है। अदर कंडीशन, बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम के अंदर जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ आएगी, वहाँ पर कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है नापने का। वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी अदर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें कंपैरिजन के द्वारा बताना पड़ेगा। जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि ये जो वस्तु है ये क्या है, 5 किलो चीनी के बराबर है, या 3 किलो तेल के बराबर है, 1.5 लीटर दूध के बराबर है, 20 किलो लकड़ी के बराबर है। इस तरह से हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोई स्टैंडर्ड नहीं है नापने का। दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट यू आर सेलिंग। आप जिस चीज़ के अंदर डील करते हैं उसके साथ क्या होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर क्या बात हो जाती है कि कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है जिसके साथ हर चीज़ की वैल्यू को नापा जा सके। हर एक व्यक्ति किसी चीज़ की वैल्यू क्या बताएगा, अलग अलग तरीके से बताएगा। स्टैंडर्ड कोई भी नहीं है। मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा शब्द है, ठीक है। तो मूल्य की मानक इकाई का अभाव इसके कहने का तात्पर्य है। यहाँ पर 5th पॉइंट आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल सरल शब्दों में बात करेंगे, वो है लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। हिंदी में क्या है, भविष्य के भुगतान की व्यवस्था का अभाव। कि अगर भविष्य में आपको कोई भुगतान करना है, भविष्य में आपको कोई चीज़ खरीदनी है, भविष्य में आपको कोई खर्चा करना है, तो उसके लिए अभी मनी के सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। हमने कहा कि भी 5 साल बाद मुझे एक गाड़ी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पैसे जमा करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करनी है, 5 साल की बेटी है कि 20 साल बाद शादी करूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि भी पैसे जमा करेगा कि भी 20 साल बाद बहुत सारा खर्चा होने वाला है बेटी की शादी में, ठीक। तो ये चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम के अंदर फ्यूचर पेमेंट मुश्किल क्यों है, कोई सिस्टम अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू ही पॉसिबल इतने लंबे समय के लिए नहीं होता है। आप किसी वस्तु को कितने लंबे समय तक सेव करके रख लेंगे, कभी भी भाई मनी को सेव करके रखना आसान है, बैंक में डलवा दो, सेफ रहेगा। लेकिन अब अगर कोई प्रोडक्ट है आपके पास, जूते हैं या कोई एग्रीकल्चर जूते, तो फिर भी लंबे टाइम तक सेव करके रखे जा सकते हैं। 5 साल रख लिया आपने बड़ी मेहनत करी और 5 साल तक बचा के रख लिए। लेकिन अगर मान के चलिए कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी के फल हैं, फूल हैं, या फिर सब्जियां हैं, टमाटर जैसी चीज़ें हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो वो उन्हें लंबे टाइम तक स्टोर ही नहीं रख सकते, तो फ्यूचर पेमेंट कैसे करेगा उसके द्वारा। तो बार्टर सिस्टम के अंदर ये समस्या भी आती है कि स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होने की वजह से फ्यूचर पेमेंट के लिए पैसे को स्टोर नहीं किया जा सकता, और परेशानी क्या आ जाती है, लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। तो इस तरह से 4-5 समस्याएं हैं जिनकी हमने बात की है कि बार्टर सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शंस कम हो पाती हैं बिकॉज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, फिर स्टोरेज ऑफ वैल्यू कठिन है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कठिन है, मूल्य का हस्तांतरण करना कठिन है, मूल्य को संग्रह करना कठिन है, कोई यूनिट, कॉमन यूनिट नहीं है, कोई मानक इकाई नहीं है मूल्य को नापने की, और ना ही हम सरलता से फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। भविष्य की किसी पेमेंट के लिए हमें काफ़ी कठिनाई का सामना बार्टर सिस्टम में करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं का निदान, इन सारी समस्याओं को सॉल्व कैसे किया, हमने सॉल्व कर दिया मनी के द्वारा। मनी ने कैसे किया भाई, हालांकि ये थोड़ा डिटेल्ड चीज़ है जिसे हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे, लेकिन मनी ने बेसिकली किया क्या, मनी हमने जैसे एग्जांपल लिए थे उसके अंदर ही हमने समझा कि मनी को स्टोर करना, मनी को ट्रांसफ़र करना, मनी की कॉमन वैल्यू के रूप में यूज़ करना मनी को, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपैरेटिवली आसान हैं। सबसे पहले वाले पॉइंट की बात करें जो कि कहता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो अगर ध्यान से हम समझें तो मनी ने क्या किया है कि दोनों उसको चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, पहले जब ट्रांजैक्शंस की जाती थी तो उनके अंदर लेन देन एक साथ होता था। एक व्यक्ति जो सामान बेचता था और दूसरा व्यक्ति जो सामान प्रदान करता था, दोनों चीज़ें एक साथ होती थी। परंतु मनी के आने की वजह से इसके अंदर क्या हो गया, डिवीज़न हो गया है। अब हम क्या करते हैं, कोई दुकानदार है वो पहले चीज़ों को बेचता है, उसके पास पैसे आते हैं, फिर उनका यूज़ करता है दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए। तो बेचने और ख़रीदने का जो फंक्शन है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। अब बात कर रहे हैं, बड़ा छोटा सा हेडिंग है हमारा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है कंसेप्ट ऑफ मनी। कि मनी क्या है। अगेन एक डेफिनेशन है हमारे पास
डेफिनेशन क्या है कि मनी इज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। कि मनी क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ किया जा सकता है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज किया जा सकता है, विनिमय का माध्यम के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है। कि भाई इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है कि आप इसके द्वारा सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके द्वारा आप सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे आप बेच रहे हों चाहे आप खरीद रहे हों। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो सकती है। प्राचीन काल में अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पत्थरों को, सीपियों को, कॉवरीज को यूज़ किया जाता था इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है जनरली एक्सेप्टेड, कि कोई भी मनी तभी प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर जब वो जनरली एक्सेप्टेड हो, सभी लोग उसे जनरली एक्सेप्ट कर रहे हों। सरकार, जैसे कि हमारे देश की मुद्रा कौन सी है, क्या नाम है, रुपीज़ नाम है उसका, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी, उसे प्रॉपर रिकॉग्निशन दे दी कि भाई हर एक व्यक्ति इसे मानेगा, तो कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति क्या करता है हमारे देश के अंदर, रुपीज़ के बदले ट्रांजैक्शन करता है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी। और क्या है वो, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट एंड फाइनल है वो है मेज़र ऑफ वैल्यू। कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेज़र ऑफ वैल्यू, यानी चीज़ों को वैल्यू करने के मीडियम के तौर पर, वैल्यू करने के यूनिट के तौर पर मनी को रिकॉग्नाइज हर जगह किया जाता है, तभी हम कहते हैं कि कोई चीज़ मनी है। मनी क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि आम तौर पर सभी लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है एक विनिमय के माध्यम तथा एक मानक इकाई के तौर पर। तो इसके साथ ही, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के साथ ही हमारी आज की जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं, दोनों हेडिंग हमारी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। बार्टर सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने कंप्लीट क्या कर दिए हैं, दूसरे भाई साहब क्या नाम है इनका, कंसेप्ट ऑफ मनी। दोनों चीज़ें हमने हैंडल कर ली बहुत सरल शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में। अगर अभी आपके अंदर कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है, कोई आपत्ति विपत्ति चाहे आपत्ति है, तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कोई आपका डाउट है, वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को दीजिए एक थम्स अप, एक लाइक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स की वीडियो और अदर क्लासेस की वीडियोज़ भी। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। सायोनारा, चलते चलते हम चले जाते हैं, फिर मिलेंगे। गुड नाइट, वंदे मातरम।